हाँ जी दोस्तों, तो अब आता है हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जिसका नाम है बजट लाइन। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जिसकी बात हम करेंगे एट लास्ट। सबसे पहले समझते हैं बजट लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि क्रक्स का जो एक मतलब बहुत अहम पहलू है वो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम बजट लाइन कहते हैं, या फिर इसी को हम नाम देते हैं प्राइस लाइन का भी। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहा जाता है और बजट लाइन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि आप कितने पानी में हो, मतलब कितना आपका, जैसे कि एग्जांपल होता है कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलानी चाहिए। तो बेसिकली ये चादर के बारे में बात कर रहा है कि आपकी चादर कितनी है, आपका बजट कितना है, आपकी इनकम कितनी है। ठीक है सर, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी वो इसी वीडियो में आपको क्लियर होगा। जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखोगे वहां पर आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या जरूरत पड़ी बजट लाइन की, जहां पे हम इस बजट लाइन या प्राइस लाइन को जोड़ेंगे इन डिफरेंस कर्व के साथ और तब निकालने की कोशिश करेंगे किसको, इक्विलिब्रियम को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फटाफट से शुरू करते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं। A higher indifference curve show a higher level of satisfaction, ये हमने पीछे पढ़ लिया, then a lower one. Therefore, a consumer in his attempt to maximize satisfaction will try to reach the highest possible indifference curve. मतलब कि अगर 3 इंडिफरेंस कर्व दे रखे हैं तो आपको ये पता लगा कि ज्यादा वाला जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, जो हायर साइड का इंडिफरेंस कर्व होगा, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, वो हमेशा इस पे रहना चाहेगा या इस पे रहना चाहेगा? ऑब्वियसली वो इस पे रहना चाहेगा। वो कहेगा भाई साहब हायर वाले को पकड़ो क्योंकि ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन क्या अगर हर कोई हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा तो दिक्कत ही समाप्त हो जाएगी। मतलब कि जब आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाओगे तो इसके जो पॉइंट होंगे वो हायर एक्स भी होगा, हायर वाई भी होगा, या हो सकता है कोई एक हायर हो। मतलब कोई भी यूनिट होगा वो आप यहां पे ज्यादा परचेज कर पा रहे हो फॉर मोर सेटिस्फेक्शन। ठीक है सर, अब ज्यादा परचेज करने के लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए चाहिए आपको पैसे, उसके लिए चाहिए आपको पैसे। तो अब आपको यह पहले पता होना चाहिए कि आप किस लेवल के बियॉन्ड नहीं जा सकते। आपको एक इंडिफरेंस कर्व के बीच में एक आपको बजट लाइन का होना जरूरी है, जो कि आपको ये बताता है कि भाई साहब ये तुम्हारा दायरा है, इसके अंदर अंदर ही खेल सकते हो, इसके बाहर नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि लेट से किसी का बजट अगर 1000 रुपए का, तो वो 900 का परचेज करे चल जाएगा, लेकिन वो कभी भी 1100 का परचेज नहीं कर सकता। 900 को करे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बचा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बच रहे हैं तो पॉसिबल है। बट ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं कि पैसे हैं 1000 रुपए, मतलब बजट है उसका 1000 रुपए का, और वो जाके 1100 की सेटिस्फेक्शन गेन कर पा रहा है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यही चीज समझा रहा है ये कि हमेशा चाहता है कि भाई साहब हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे रहे, बट इन दिस परसूट ऑफ बाइंग मोर एंड मोर गुड्स एंड thus obtaining more and more satisfaction he has to work under two constant। मतलब दो इसके पहलू निकल के आते हैं। अगर उसको ज्यादा ज्यादा खरीदना है तो उसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट he has to pay the price for the goods। ऑब्वियस सी बात है, आप चाहते हो मैं ज्यादा खरीदूं, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा खरीदूं, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको पे करना पड़ेगा, मतलब आपके पास पैसे होने चाहिए। एंड सेकेंड, ही हैज अ लिमिटेड मनी इनकम विद विच टू परचेज दी गुड्स। मतलब कि भाई साहब ज्यादा आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन जो आपके पास पैसे हैं, जो मनी है, जो इनकम है आपकी, वो लिमिटेड है। वो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, बट रिसोर्सेस तो हमारे हमेशा से लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए अपने को ये पता है कि मेरे पास कुल पैसे कितने हैं, उसी पैसे से मैं 2 यूनिट खरीद सकता हूं। मतलब कि मेरे को एक्स खरीदना है, मेरे को वाई खरीदना है, तो मुझे पता है कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, तो मैं इसी 1000 रुपए में से कुछ एक्स पे लगाऊंगा, कुछ वाई पे लगाऊंगा, लेकिन किसी भी सूरत में ये 1000 रुपए के बियॉन्ड नहीं जा सकता। 1000 रुपए से कम में हो जाए, मतलब इसमें सपोज 300 लग जाए, इसमें सपोज 600 लग जाए, कुल मिला के 900 लग जाए, समझ में आता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें 300 लग जाए और इसमें 900 लग जाए, कुल मिला के 1200 लग जाए। ये पॉसिबल नहीं है। रीजन भी क्योंकि आपका जो बजट है वो कितना है, 1000 का, ये तो 1000 से ज्यादा आप पे नहीं कर पाओगे। तो ये सेकंड कांस्टेंट आया कि आपके पास मनी जो है वो लिमिटेड है और आपको खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है सर, अ कंज्यूमर्स चॉइस आर लिमिटेड बाय द बजट। तो इसलिए कंज्यूमर की चॉइस जो है वो लिमिटेड बाय बजट अवेलेबल टू हुम। जो भी उसके पास पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके भीतर ही सोचना पड़ता है उसको। इतनी चादर होती है उतने ही पैर फैला पाता है वो। एज वी नो हिज टोटल एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कैन फॉल शॉर्ट। मतलब कि 1000 है तो आप 900 के अंदर एक्सपेंडिचर कर लो, ये पॉसिबल है। फॉल शॉर्ट ऑफ द बजट कांस्टेंट बट मे नॉट एक्सीड इट। मतलब उसके बजट के अंदर रहे, 1000 के बदले 900 रहे, 800 रहे, ये पॉसिबल है एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्सपेंडिचर कभी भी उसके बजट को एक्सीड नहीं कर सकता। अब इसका अगर कॉम्बिनेशन आप समझोगे तो क्या समझ में आएगा कि भाई साहब आप कुछ क्वांटिटी खरीदो एक्स की। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? हाँ जी, आप कुछ क्वांटिटी खरीदोगे एक्स की, कुछ क्वांटिटी खरीदोगे वाई की, लेकिन कभी भी किसी सिचुएशन में भी वो जो आपका बजट होगा वो उससे कम रहेगा या उसके बराबर रहेगा। मतलब 1000 रुपए से या तो वो कम रहेगा या तो उसके बराबर आ जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई में क्वांटिटी ऑफ। मतलब इतने आपने एक्स खरीदे, इतनी क्वांटिटी खरीदी इस प्राइस पे,
और इतना आपने वाई खरीदा, इतनी क्वांटिटी खरीदी एक्स प्राइस पे, तो एक्स और वाई दोनों मिला के जो आपने खरीदा है वो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू होगा व्हाट इज योर बजट, व्हाट इज योर इनकम। जितनी भी आपकी मनी इनकम है, जितनी भी आपकी मॉनेटरी लिमिट है, उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। वेयर पी एक्स पी वाई जो होंगे वो प्राइस हो गया एक्स वाई के, क्यू एक्स क्यू वाई हो गया वो क्वांटिटी हो गया एक्स वाई का, और बी जो हो गया वो टोटल मनी अवेलेबल टू दी कस्टमर हो गया। ठीक है सर। नाउ बजट कॉन्स्टेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दी बजट लाइन और प्राइस लाइन। अब इसको कैसे समझाया जा सकता है? इसको समझाया जा सकता है एक लाइन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन, जैसा भी आप कहना चाहो। अब ये लाइन बेसिकली देखो क्या समझा रहा है। ये लाइन ये समझा रहा है कि अगर आपको इतना वाई खरीदना है तो आपको इतना एक्स खरीदना पड़ेगा। कोई बोलता है नहीं 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 एक्स ज्यादा चाहिए, अपने को एक्स ज्यादा चाहिए, तो आप इसको इधर नहीं बढ़ा सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते अच्छा जी वाई भी इतना खरीदेंगे, और मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वाई में इतना ही खरीदूंगा और एक्स में ज्यादा खरीदूं, एक्स में यहां पे लेके आऊं। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आपका ये मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशन है कि आप वाई इतनी खरीदोगे तो एक्स कितनी खरीदोगे। मतलब कि अगर आपको एक्स ज्यादा खरीदना है, लेट्स से कोई कहता है कि मेरे को एक्स ज्यादा खरीदना है, तो आपको वाई को कम करना पड़ेगा। ये ऐसे पॉसिबल है कि x ज्यादा तब हो पाएगा, x तभी ज्यादा हो पाएगा जब आपका y जो होगा वो कम हो पाएगा। बट आपस में ये बिल्कुल स्ट्रेट आगे बढ़ जाए कि y इतना ही रहे x बढ़ जाए, ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए आपको एक जितना भी y की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी x की रिक्वायरमेंट है, इसके थ्रू एक आपकी लाइन क्रिएट होती है जिसको कहते हैं हम प्राइस लाइन। मतलब इसके अंदर आप y इतने खरीद सकते हो, x इतने खरीद सकते हो। क्या इसके भीतर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। कोई कहता है जी मैं y कम खरीदना चाहता हूं, क्या ऐसा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कोई कहता है कि मैं x कम खरीदना चाहता हूं, तो क्या ऐसा बन सकता है? ऐसा भी पॉसिबल है। कोई कहता है कि मैं x और y दोनों कम खरीदना चाहता हूं, मतलब क्या ऐसा बन सकता है? वो भी पॉसिबल है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में ये आगे नहीं जा पाएगा। ये यहां रह के ये आगे ऐसे भी नहीं जा सकता और ऐसे तो कतई नहीं जा सकता कि y भी बढ़ जाए x भी बढ़ जाए। तो ये बताना चाह रहा है कि आपका ये जो है ये चादर है आपकी, ये इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। मतलब एच पॉइंट पे कोई आना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, के पॉइंट पे आना चाहे, मतलब कहेगी जी मैं वाई इतना खरीदूंगा एक्स इतना खरीदूंगा, पॉसिबल है। ऐसे ऐसे कितने भी सिचुएशन पॉसिबल होंगे, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप एच पॉइंट पे आ पाओ जहां पे आप इसको इस लाइन के बियॉन्ड जा पाओगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, अ बजट लाइन शो ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन मनी इनकम ऑन the two goods at the given prices। ठीक है सर। all those combination which are within the reach of the consumer assuming that he spent all his money income will lie on the budget line। मतलब कि जितनी भी उसके पॉसिबल सिचुएशन होंगे, जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, वो सारे लाई करेंगे कहां पे? बजट लाइन के अंदर या बजट लाइन के ऊपर, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाएंगे। ठीक है सर। इट शुड बी नोटेड दैट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द गिवन प्राइस लाइन से h, मतलब जो एक पॉइंट है, जैसे कि आपने देखा ये h का पॉइंट है, तो अगर h के पॉइंट पे कोई आना चाहे से h विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ द कंज्यूमर। मतलब क्या वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उसके रीच के बियॉन्ड है। एंड एनी कॉम्बिनेशन लाइंग विद इन द लाइन से k शो अंडर स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। मतलब अगर कोई के पे आना चाहे तो हाँ वो आ सकता है, उसके इसमें माना जाएगा कि वो पैसे बचा रहा है, सारे खर्च नहीं कर रहा, जो भी उसका बजट है वो सारा यूटिलाइज नहीं कर रहा। बट ये बजट लाइन क्या बता रहा है? एक मैक्सिमम सिचुएशन बता रहा है कि आप मैक्सिमम इतना गुड्स एक्स और इतने गुड्स वाई के खरीद सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं खरीद पाओगे। नाउ स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। ये ध्यान रखना है आपको कि जो बजट लाइन का स्लोप है वो कैसे बन रहा है? वो प्राइस रेशियो से बन रहा है। प्राइस रेशियो का मतलब क्या होगा कि दोनों के जो प्राइस होंगे, एक एक्स का प्राइस है, एक वाई का प्राइस है, और इन दोनों को आपस में रेशियो के तौर पे लेते हुए एक लाइन क्रिएट की जा रही है। दिस इज व्हाट बजट लाइन। ठीक है सर। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं रेशियो बता रहा है, प्राइस रेशियो बता रहा है किसका? दोनों गुड्स का, जिसको आप ऐसे डोनेट कर सकते हो कि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इज व्हाट? प्राइस रेशियो। तो इनके रेशियो के थ्रू आपको पता लग रहा है कि आप कितने प्राइस पे कितना एक्स खरीद रहे हो और कितने प्राइस पे कितना वाई खरीद रहे हो। ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई साहब जो हमारा बजट लाइन है वो हमारी चादर का काम करता है, और इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारी चाहत होती है, जो कि हम हायर पे हायर पहुंचना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बजट लाइन हमें रोक देता है कि तुम्हें इतने अंदर ही रहना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितने मेरे बजट है उसको मैं पूरा खर्च करके हायर सेटिस्फेक्शन अटेन कर सकूं। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो? इसको आप ऐसे समझते हो कि आपका बजट लाइन जहां टेंजेंट क्रिएट करेगा इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, जो वो पॉइंट होगा दैट इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कि आपका इंडिफरेंस कर्व इज द सेटिस्फेक्शन कर्व। बजट लाइन आपकी चादर है, तो बजट लाइन इस इंडिफरेंस कर्व को जहां टच करके जाएगा
ये जो पॉइंट क्रिएट होगा, ये पॉइंट आपका क्या होगा, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, जो कि आपके बजट में भी है और हायर सेटिस्फेक्शन भी आपको दे रहा है। तो एज सिंपल एज दैट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व प्लस प्राइस लाइन या बजट लाइन, जैसा भी कह लो, इनका कॉम्बिनेशन आपको बिठाना है और जहां पे ये क्रिएट हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, टेंजन क्रिएट करेंगे, वो आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहलाएगी। ठीक है सर। Having explained indifference curve and budget line, ये दोनों चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली पीछे, we are in position to explain how a consumer reaches equilibrium position. A consumer is in equilibrium when he is deriving maximum possible satisfaction from the goods and therefore is in no position to rearrange his purchase of goods. मतलब कि जहां पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले पा रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन डिराइव कर पा रहा है जो भी उसके पास गुड्स हैं, और वो उसके बाद कोई भी इसके अंदर चेंजेस करने के मूड में नहीं है, वो चेंजेस करने के हालात में नहीं है कि वो परचेजेस के अंदर चेंजेस कर पाए। मतलब ना वो एक्स ज्यादा करेगा ना वाई कम करेगा, वो जैसा है बिल्कुल सेट हुआ। ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहां पे वो इतना एक्स खरीदेगा इतना वाई खरीदेगा, तो वो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा इस सिचुएशन पे, विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ वी अज्यूम दैट, क्या अज्यूम कर रहे हैं, द कंज्यूमर हैज अ गिवन इंडिफरेंस मैप which shows his scale of preference of various combination of two goods x and y। मतलब कि भाई साहब जो इसके थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला जा रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, उसके लिए आपके पास होना जरूरी है इंडिफरेंस मैप। मतलब जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के सेटिस्फेक्शन के इंडिफरेंस कर्व पता होंगे कि भाई साहब एक इंडिफरेंस कर्व ये है जो सेटिस्फेक्शन देगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कहने का मतलब है कि कई सारे इंडिफरेंस कर्व होंगे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडिफरेंस मैप का। तो कंज्यूमर के पास क्या होना चाहिए, एक इंडिफरेंस मैप होना चाहिए। दूसरा, he has a fixed money income which he has to spend wholly on goods and x and y। मतलब कि उसके पास एक फिक्स्ड मनी इनकम होनी चाहिए जिसको वो खर्च करने के लिए तैयार है x और y के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो बोले जी आज तो 1000 खर्च करना चाहता हूं, बताओ मेरा इक्विलिब्रियम क्या है। आपने इक्विलिब्रियम बना के दिया, उसने कहा अच्छा ये तो कम हो रहा है, ऐसा करते हैं चलो मैं 1500 खर्च कर देता हूं ना। ऐसे नहीं खेलोगे आप, आपको फिक्स बताना पड़ेगा कि आपकी कितनी मनी इनकम है, उसके बेस पे ही आपको ये तैयार करके बताया जाएगा कि कौन से सिचुएशन पे आप इक्विलिब्रियम अचीव कर पा रहे हो। प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन एंड आर फिक्स्ड। ये भी इंपॉर्टेंट टूल है कि भाई साहब एक्स और वाई का जो प्राइस होगा, जिसके थ्रू आपने ये लाइन बनाई, जो आपने प्राइस लाइन या बजट लाइन बनाई है, वो कैसे बनाई है, वो आपने एक्स और वाई के प्राइस ही तो बनाई है, रेशियो तो है, प्राइस का रेशियो ही तो है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गिवन होना चाहिए, तभी आप बजट लाइन बना पाओगे, नंबर 1। एंड नंबर 2 की वो फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने बजट लाइन बना दिया, कल को एक्स की कीमत बढ़ गई तो बजट लाइन की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, या वाई की कीमत घट गई तो भी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो आपको पता भी होनी चाहिए जब आप ये बनाने बैठ रहे हो, और वो फिक्स्ड भी होने चाहिए, उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑल गुड्स आर होमोजेनियस एंड डिविजिबल। इसका मतलब ये है कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि एक्स आपको खरीदना है 1.5 और वाई खरीदना है 2.5, तो ये पॉसिबल होना चाहिए। पॉसिबल कब होगा, जब वो डिविजिबल होंगे और होमोजीनियस होंगे, मतलब एक जैसे गुड्स होने चाहिए और वो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर डिवाइड करना पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा कोई आइटम होगा, ऐसा कोई गुड्स होगा जिसको आप 1.5 परचेज नहीं कर सकते, 2.75 परचेज नहीं कर सकते, तो उसमें आपका ये रूल अच्छे से नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो आपको ये ऐसे सिचुएशन देगा जो कि आपका डेसिमल में भी हो सकता है। अब इसके अंदर आपको चूज करना है, सपोज करो कि ये डेसिमल में है लेकिन आपको जो गुड्स है वो डिविजिबल नहीं है, तो उसके अंदर से आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर बताया गया कि x ले सकते हो 2.75, y ले सकते हो 3.15, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि x ले लो 2.5, नहीं डिविजिबल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो x ले लो आप 2 और y ले लो 3। तो ये विद इन क्या होगा आपका, विद इन इंडिफरेंस कब होगा, विद इन आपका प्राइस लाइन होगा। मतलब कि ये आपको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप इससे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन ले भी नहीं सकते, रीजन बीइंग क्योंकि आपका जो गुड्स है वो डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उसके लिए गुड्स आपके होमोजेनियस एंड डिविजिबल होने चाहिए। नाउ कंज्यूमर एक्ट्स रेशनली एंड मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियस सी बात है जो कंज्यूमर है वो रेशनली एक्ट करेगा, मतलब वो प्रॉपरली एक जो इंटेंशन होती है परचेज करने की और सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की, वो उसकी होनी चाहिए और उसके लिए वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ना किस तरीके से इसकी प्लॉटिंग हो सकती है इसको समझो जरा। तो ये आपको 5 बताए गए इंडिफरेंस कर्व, जिसको आप कहते हो क्या, इंडिफरेंस मैप। ये आपका क्या है, इंडिफरेंस मैप है। ठीक है सर। ये आपको एक लाइन बताएगी जो क्या है, आपकी प्राइस लाइन है। ये जो आपकी लग के आ रही है, ये P यहाँ पे मिसिंग है, आपके मॉड्यूल में भी हो तो आप कर लेना, ये P मिसिंग है। तो जो P से लेके L तक आ रहा है, जो P से लेके ये L तक है, ये क्या है, आपकी प्राइस लाइन है। देखो बड़े अच्छे से कोट किया गया है, PL इज व्हाट, प्राइस लाइन। ठीक है सर। अब आपने देखा कि इंडिफरेंस कर्व एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। आपने प्राइस लाइन बनाया और आप देख रहे हो कि ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो ये आपने देखा कि भाई साहब IC3 को ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस सिचुएशन पे आके। अब इस सिचुएशन पे आके ये कर रहा है, तो एक चीज आपने समझी थी कि जब आपने प्राइस लाइन देखा था तो आपने ये देखा था कि इस प्राइस लाइन के ऊपर ये किसी भी सिचुएशन को चूज कर सकता है। ये इसको भी चूज कर सकता है, इसको भी 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 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ इसकी समझदारी किसमें होगी? मतलब कि इस प्राइस लाइन के ऊपर वो किसी सिचुएशन को भी चूज करेगा तो वो उसको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा वहां पे, मतलब उसको जो वो मॉनेटरी लिमिट है वो उसके अंदर ही काम करेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि हाई सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा। अगर प्राइस लाइन के वो किसी भी सिचुएशन को चूज करता है तो वो विद इन दी मॉनेटरी लिमिट रहेगा, विद इन दी बजट लाइन रहेगा। लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि उसको हायर सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा। उसके लिए आपने क्या रूल पढ़ा हुआ है कि जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर पॉइंट होगा, सबसे ज्यादा ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। और आपको बजट लाइन के अंदर भी रहना है, उसको क्रॉस भी नहीं करना। तो आप बजट लाइन के जब सारे पॉइंट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये H और R जो है ये IC1 पे है। आप बोलोगे IC1 क्यों लूं जब मेरे पास IC2 का ऑप्शन है। IC2 पे देखोगे तो आपको T मिलेगा और S मिलेगा। आप बोलोगे IC2 के T और S के साथ मैं क्यों समझौता करूं जब मेरे पास IC3 का भी ऑप्शन है। IC3 में आपके पास क्यों मिल रहा है इकलौता और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे जिसमें आपका ये विद इन बजट भी है और आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है। अब कोई बोले कि नहीं मेरे को IC4 चाहिए, तो बेटा वो तुम्हारे बजट में नहीं है। अगर कोई कहता है कि IC4 चाहिए, IC5 चाहिए, तो उसको बताओ कि बेटा तुम्हारी चादर इतनी बड़ी नहीं है कि तुम वहां तक पैर फैला सको। रीजन बीइंग क्योंकि तुम्हारा जो ये बजट लाइन है ये IC4 और 5 को छू भी नहीं पा रहा। तो ये आपको बता रहा है आपकी चादर कितनी है। आप इनके बारे में फिलहाल नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि आपकी मॉनेटरी इनकम फिलहाल उतनी नहीं है। हो सकता है कल को आपकी मॉनेटरी इनकम बढ़ जाए, ये लाइन बढ़ जाएगी, फिर IC5 तक जा सकती है, 6 तक जा सकती है, आगे भी जा सकती है। बट फिलहाल का सिनेरियो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या किया, इंडिफरेंस मैप को और प्राइस लाइन को आपस में जोड़ा और देखा कि कहां टेंजेंट क्रिएट हो रहा है, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। और हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जहां पे भी ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि इसको x कितना खरीदना है, O से लेके M तक, और y कितना खरीदना है, O से लेके N तक। तो इसके पैसे भी पूरे पूरे यूज हो जाएंगे और इसको सेटिस्फेक्शन भी हायर मिलेगा। तो दिस इज व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो भी है। चलिए, अब ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी। अब देखते हैं आपका मॉड्यूल क्या कहना चाहेगा। ऑल तो थोड़ा सा परेशान करेगा क्योंकि हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा बार बार, बट कोई बात नहीं। देखते हैं, टू शो विच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स X एंड Y द कंज्यूमर विल बाय टू बी इन इक्विलिब्रियम वी ब्रिंग हिज इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन टुगेदर। मतलब कि अगर अपने आप को चाहिए हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हमें इंडिफरेंस मैप को और बजट लाइन को एक साथ लेके आना पड़ेगा। वी नो बाय नाउ that the indifference map depicts the consumer's preference scale between various combination of two goods and budget line shows various combination which can afford to buy with his given money income। मतलब कि भाई साहब जो आपका ये इंडिफरेंस मैप है ये क्या दे रहा है आपको, ये आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आप हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन ले सकते हो बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है जी। और बजट लाइन आपको क्या दे रहा है, आपको ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन दे रहा है जिससे आपको पता लग रहा है कि आप कितने कॉम्बिनेशन में किस चीजों को अफोर्ड कर सकते हो। जैसे कि आपके 5 पॉइंट निकल के आए थे तो आपको पता लगा कि इन 5 सिचुएशन को आप अफोर्ड कर सकते हो, इतना आप खरीदने के सक्षम हो जितनी भी आपकी इनकम है और जो भी प्राइजेस हैं गुड्स के उसके अकॉर्डिंग। नाउ जब कंसीडर किया हमने फिगर 18 को जिसके अंदर हमारे पास IC1 से लेके IC5 तक थे आर शोन टुगेदर, और बजट लाइन थी आपकी PL जो P से लेके L तक जा रही थी फॉर गुड X एंड गुड Y। एवरी कॉम्बिनेशन ऑन बजट लाइन PL कॉस्ट द सेम। मतलब कि बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन आपको 5 के 5 मिले थे सभी की कॉस्टिंग सेम है। मतलब कि 5 में से कोई भी चुन ले उसको वो विद इन बजट ही रहेगा, उसका पैसे का वहां पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट सेटिस्फेक्शन का नुकसान होगा। तो उसको समझना है। दस कॉम्बिनेशन R, S, Q, T और H, ये 5 कॉम्बिनेशन बने थे। ये पांचों कॉम्बिनेशन जो है कॉस्ट द सेम टू द कंज्यूमर, मतलब इन पांचों में उसके पैसे सेम खर्च हो रहे हैं। अब हमें क्या चून करना है कि पैसे भी सेम खर्च हो और सेटिस्फेक्शन हायर मिले। पांचों में कह रहा है पैसे तो सेम मिल रहे हैं, अब हमें देखना है कि सेटिस्फेक्शन किस में ज्यादा मिलेगा, उतने ही पैसे में किस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकता है। The consumer's aim is to maximize his satisfaction। अब दूसरा एम क्या है, पहला तो कॉस्ट देख लिया, अब दूसरा एम क्या है कि वैसे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना है। एंड फॉर दिस ही विल ट्राई टू रीच द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। उसके लिए वो क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट वाले इंडिफरेंस कर्व को रीच करने की कोशिश करेगा, देखेगा कि मैं किस हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के अंदर फॉल कर पा रहा हूं। Since there is a budget constraint,
he will be forced to remain on the given budget line. That is, he will have to choose combination from among only those which lie on the given price line. मतलब कि भाई साहब पैसे की कमी है इसलिए आप उससे ज्यादा उड़ नहीं सकते. जो आपके बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस आपको मिले हैं, मतलब जो ये 5 कॉम्बिनेशंस आपको मिले हैं, आपको इसी में से चूज करना पड़ेगा. इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है. मतलब ऑप्शन तो है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है. Now, with combination with our hypothetical consumer choose, suppose he chooses R. अब ऐसी कुछ बेकार की बातें चल रही हैं, उसको और समझने की कोशिश करते हैं. खैर आपको मैंने समझा दिया कि वो क्या चूज करेगा और क्यों चूज करेगा, बट स्टिल कह रहा है कि भाई साहब सपोज करो वो R चूज करता है. We see that R lies on a lower indifference curve IC1. R जो है वो किस पे है? IC1 पे है. When he can very well afford SQT. ऑब्वियस बात है, जब वो और हायर वाले में से SQT को अफोर्ड कर सकता है जो हायर इंडिफरेंस कर्व पे होंगे, तो वो IC1 वाले को क्यों चूज करेगा, R को क्यों चूज करेगा. सिमिलर इज द केस फॉर द अदर कॉम्बिनेशन ऑन IC1 लाइक H. IC1 में एक और कॉम्बिनेशन था जो कि H पॉइंट का सबसे नीचे वाला. ठीक है सर. अगेन सपोज ही चूज कॉम्बिनेशन S और T लाइंग ऑन IC2. अब अगर IC2 वाले वो S और T को लेता है, बट हियर अगेन वी सी दैट द consumer can still reach on higher level of satisfaction remaining within his budget constant, that is he can afford to have combination Q lying on IC3. मतलब कुल मिला के वो IC3 वाले को भी अफोर्ड कर सकता है. तो क्यों वो IC1 वाले को अफोर्ड करे, क्यों वो IC2 वाले को सिलेक्ट करे, वो IC3 वाले को सिलेक्ट करेगा ना, जो कि Q वाला कॉम्बिनेशन उसको मिल रहा है, बिकॉज इट लाइज ऑन हिज बजट लाइन. नाउ What if he choose combination Q? अगर Q को चूज करेगा तो क्या होगा? We find that this is the best choice. This is the best choice because this combination lies not only his budget. एक तो बजट पे है ही है, but also put him on the highest possible indifference curve. जो भी उसके बजट के हिसाब से highest possible indifference curve है, जो कि IC3 है, वो उसके ऊपर भी लाई कर रहा है. तो बजट लाइन पे भी है, इंडिफरेंस कर्व हाईएस्ट वाले पे भी है, तो यही तो अपने को चाहिए. The money income. The consumer can very well wish to reach IC4 and IC5, but these indifference curve are beyond his reach given his money income. मतलब वो चाहेगा तो कि मैं 4 पे जाऊं, 5 पे जाऊं, 6 पे जाऊं और मैं चले जाऊं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो उसकी मनी इनकम के बियॉन्ड की रीच है जहां वो नहीं पहुंच सकता. Thus the consumer will be at equilibrium at point Q on IC3. This is the equilibrium situation. ये आपको समझ में आ गया. What do we notice at point Q? We notice that at this point his budget line PL is tangent to the indifference curve IQ. ये आपने नोटिस किया होगा कि भाई साहब जो इंडिफरेंस कर्व है IC3 है, इसका टेंजेंट है आपका ये PL जो कि बजट लाइन है. In this equilibrium position at Q, the consumer will buy क्या OM of X and ON of Y, जो कि मैंने आपको पीछे समझाया था कि OM है जो X एक्सिस पे है वो उसको परचेज करेगा और ON है जो Y एक्सिस पे है वो उसको परचेज करेगा. इतना वो परचेज कर पाएगा इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे. ठीक है सर. आगे क्या कह रहा है, अब इसकी एक क्रक्स एनालिसिस निकाल रहा है एंड दैट्स इट. आपका ये यहाँ पे फिर समाप्त हो जाएगा. क्या कह रहा है? We have seen that the consumer attain equilibrium at the point where the budget line is tangent to the indifference curve. पहला क्रक्स कि भाई साहब जो बजट लाइन है आपका वो टेंजेंट है, किसके टेंजेंट है? इंडिफरेंस कर्व के. एंड at the tangency point Q, the slope of the price line PL and the indifference curve IC are equal. जो स्लोप है इनका वो वैसी बात है उस टेंजेंसी पे इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो स्लोप जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा. The slope of indifference curve show the marginal rate of substitution जो MRS X और Y है वो भी इक्वल है आपका, जो कि होना चाहिए. जो हम कह रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका इक्वल होना चाहिए किसके? MU of X एंड MU of Y. कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है कि जितनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है वही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y है उस इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर, उस इक्विलिब्रियम के ऊपर. While the slope of the price line indicates the ratio between the prices of two goods, जो कि स्लोप का काम होता है. प्राइस लाइन का क्या काम होता है कि वो दोनों प्राइसेस के बीच की रेशियो को दर्शाए, विच इज प्राइस ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y. तो ये सारी चीजें हमें उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिल पा रही है. इस चीज को आपको पता है कि हम ऐसे कोट करते हैं कि MU of X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X इक्वल टू MU of Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y. ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है. इसको आप इंटरलेट आपस में ऐसे भी कर सकते हो कि MU of X डिवाइड बाय MU of Y इक्वल टू प्राइस ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y, जिसको यहां पे बता दिया गया कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट Q क्या होगा? MRX X और Y का जो होगा इक्वल टू व्हाट? MU of X डिवाइड बाय MU of Y इक्वल टू व्हाट? प्राइस ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y. तो कहीं कहीं ये भी फुलफिल कर रहा है.
ये भी फुलफिल कर रहा है और ये भी फुलफिल कर रहा है, ये सारी चीजें आपस में यहाँ पे फुलफिल कर जाएगी और वो करेगी क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है ही तभी, ठीक है ना। तो ये जितने भी कंडीशंस थे ये सारे के सारे आपके यहाँ पे फुलफिल कर जा रहे हैं। Thus, we can say that consumer is in equilibrium position when the price line is tangent to indifference curve or when the marginal rate of substitution of good X and Y is equal to the ratio between the prices of two goods। ठीक है, तो दो सिचुएशन आपको पता लगी। पहला कि जब आपका कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, जब हमारा प्राइस लाइन जो होगा वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होगा, नंबर 1, या फिर जो आपका एमआरएस है वो इक्वल होगा किसके, जो भी प्राइस का रेशियो निकल के आएगा, जो कि आप यहां देख रहे हो, ये जो है ये आपका इक्वल होगा। द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस। अब कर रहे हैं बेइज्जती। अब हम कह रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ी यूटिलिटी एनालिसिस मतलब एमयू एनालिसिस पढ़ा, और एक हमने पढ़ा आईसी एनालिसिस। अब हम कह रहे हैं कि जो ये आईसी एनालिसिस है ये सुपीरियर है किससे, यूटिलिटी एनालिसिस से। क्यों? नंबर 1, इट डिस्पेंसेस विद द एजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। कह रहा है कि भाई साहब ये जो एजम्पशन थी कि यूटिलिटी को मेजर करना पड़ेगा, इसको ये डिस्पेंस करता है, इसकी ये बेइज्जती करता है। कहता है जी जरूरत ही नहीं है करने की, बिना उसके भी काम बहुत अच्छा हो सकता है, नंबर 1, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं था। इट स्टडीज मोर देन वन कमोडिटी एट अ टाइम। आपका जो एमयू था वो एक कमोडिटी में स्टडी करता था, ये कह रहा है जी हम दो में करते हैं, तो मोर देन वन कमोडिटी हो गया, यहां पे भी जीत गया, यहां पे भी सुपीरियर है। इट डज नॉट एज्यूम कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इसकी बात यहां पे ये नहीं करता, ये नहीं कहता कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा मनी का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसी बात भी यहां पे नहीं करता है, जो कि अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इट सेग्रीगेट इनकम इफेक्ट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब कि जब आपने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखा तो आपने वहां पे देखा था कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी काउंट नहीं करता। वो कहता नहीं जी हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को नहीं मानते, हम कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट को नहीं मानते, मतलब वो रिलेटेड गुड्स के इफेक्ट को नहीं मानता। लेकिन जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो कहता है नहीं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी मानेंगे, हम इनकम इफेक्ट को भी मानेंगे, दोनों सेपरेट चीजें हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है, इनकम इफेक्ट भी होता है, और दोनों के बीच में सेग्रीगेशन करके चलता है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा एप्लीकेबिलिटी है, ज्यादा इजी है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा एक्यूरेट है और ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा रियलिस्टिक है। सारी चीजें इसके अंदर अच्छी हैं और इसलिए यही ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू एमयू एनालिसिस। बट आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर दोनों एनालिसिस दी गई थी, दोनों आपने तमीज से समझ ली है, और यहाँ पे आपका ये जो एरिया था, मतलब जो आपका ये यूनिट था, यूनिट नंबर 2, ये आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है सर, चलिए तो मिलेंगे आप यूनिट 3 में नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन इतना ही, पढ़ते रहें, दूसरों को बताते रहें, समझाते रहें, पढ़ाते रहें और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।